अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। अफगानिस्तान में जो अबूरी सेटअप कायम हुआ, जिसका गुज़िश्ता रोज़ हमने ऐलान भी देखा, उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जो रद्द अमल आ रहे हैं वो भी आप सबके सामने हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस अबूरी सेटअप को कितनी जल्दी आलमी बरादरी जो है वो तस्लीम करेगी। जहाँ तक बात हम कतर की करें, चाइना की करें, जापान की करें, रूस की करें, उन्होंने ये कहा है कि वो बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे, जबकि अमेरिका को तालिबान का जो नई अबूरी हुकूमत कायम हुई है उस पर उन्हें तशवीश का इजहार है। अच्छा, फिर जिस किस्म की अबूरी हुकूमत कायम हुई इसके हवाले से भी कई ख़बरें भी सामने आई। गुज़िश्ता रोज़ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है काबुल में, उसके बाहर भी काफ़ी एहतजाज हो रहा था। उधर ये भी बताया गया है कि जो ये सेटअप है इसके अंदर अब मज़ीद बातचीत के ज़रिए अब फिर नया सेटअप की तरफ भी बढ़ा जाएगा। लेकिन जो बात हो रही थी ऑल इंक्लूसिव सेटअप की, जो पाकिस्तान भी बार बार कह रहा था और पूरी दुनिया कह रही थी, वो ऑल इंक्लूसिव के तौर पे बिल्कुल सामने नहीं आया है। उसकी तरफ अलबत्ता काम करने का ज़रूर कहा गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी की है जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनके साथ, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है वो साथ मिलकर हमें काम करना होगा। अफ़गानिस्तान के जो मसाइल हैं वो इस वक्त मुश्किल भी हैं, पेचीदा भी हैं, हालात को बड़ी गौर से हम देख रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान को अलग नहीं छोड़ना है। सब ने मिलकर अफ़गानिस्तान के लिए काम करना है। और इन्हीं चैलेंजेस पर, जिस पे उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से भी बात की है, ये सारी बातें हैं जिसकी तरफ रीजनल जो कंट्रीज़ हैं उसको एक साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के लिए काम करना होगा। बहरहाल आज इसी हवाले से हम अपनी गुफ्तगू करेंगे। हमारे मोहतरम मेहमान हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ हैं, कमर चीमा साहब हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार वो हमारे साथ होंगे। और बात यही होगी कि अबूरी हुकूमत का ऐलान तो हो गया अफ़गानिस्तान में, लेकिन ऑल इंक्लूसिव सेटअप जो है इसका चैलेंज अब तक बरकरार है। और ये बात कि आया इसको एक्सेप्टेंस होगी इस सेटअप की आलमी बरादरी में या नहीं, इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ब्रिगेडियर साहब। आई विल कम राइट टू यू। अबूरी सेटअप जो है वो एक्सक्लूसिव साबित हो रहा है, इंक्लूसिव नहीं हो रहा। दो ताजिक, वन उज़्बेक, लेकिन ज़्यादातर जो हुकूमत का नक्शा सामने आया है उसमें वो तमाम हार्डलाइनर्स मौजूद हैं जिनके हवाले से अमेरिका को भी तशवीश है और कई पे तो आपको पता है कि वो लिस्ट में शामिल हैं। सो ये इतनी ज़्यादा अरसा भी लगा, मतलब टेक ओवर के बाद, और बड़ी मुलाकातें भी हुई। अब्दुल्ला, हामिद करज़ाई, बहुत सारे लोग आपस में मिलते भी रहे, लेकिन ऑल इंक्लूसिव बन नहीं पाया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा तो बेसिकली इस पर इख्तलाफ है कि ये ऑल इंक्लूसिव में ऑल का जो वर्ड है ये नहीं होना चाहिए था। देखें, कहीं पे कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ज़्यादातर लफ्ज़ जो है वो इंक्लूसिव जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 20 साल वहाँ पे अमेरिकन रहे हों और एक और किस्म के निज़ाम हुकूमत हो, एक डिफरेंट सोच वाले लोग हों, एंड सडनली जब तालिबान आ जाएं तो जनाब जितने बाकी लोग हैं नॉन तालिबान माइंडसेट वाले, वो बड़े आराम से उनको ज्वाइन कर लेंगे। वो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। मेरा ख्याल है तालिबान ने एक अच्छा फैसला किया है कि इस अनसर्टनिटी को ख़त्म करने के लिए एक अबूरी सेटअप लाया जाए। हाँ, मैं मानता हूँ उस अबूरी सेटअप में उन्होंने 2-3 गलतियाँ की हैं। मुझे खुद इस पर तशवीश है कि उन्होंने यहाँ पे ख़वातीन का कोई रेप नहीं है, कोई 1-2 टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए थे सारे। अब मैं हार्डलाइनर तो अब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा तालिबान के लिए, लेकिन ज़्यादातर उनके सारे तालिबान के जो हैं वो वेटरन्स हैं, उनके अपने जो टॉप लीडरशिप के लोग हैं, इंक्लूडिंग दी जो अपना सेकंड जनरेशन ऑफ द अफगान मुजाहिदीन, वो सारे लोग हैं। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक ट्रिकी सिचुएशन है। और ये जो लोग मतलब अमेरिका हो गया, उनका जो रिस्पॉन्स है ये तो अंडरस्टैंडेबल है। इसी तरह और ऐसे जो एंटी तालिबान फोर्सेस हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका भी रिस्पॉन्स ये होगा कि नहीं जनाब ये तो इंक्लूसिव नहीं है, तो लिहाजा हम इसको रिकग्नाइज नहीं करते। इंडिया तो ऑब्वियसली बिल्कुल तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ये एक डिलेमा है, क्योंकि हम भी यहाँ से परसों तक वो जो तकरीर हुई थी अब तक 6 सितंबर की, उसमें भी टॉप सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने इंक्लूसिव की बात की थी। तो अगर इंक्लूसिव नहीं हुआ और अबूरी सेटअप इन द फर्स्ट फेज आ गया है तो लेट इट सेटल। बट इंक्लूसिव ना होना किस चीज की अक्कास से, ये बताइए पहले। जी, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि देखें, जितनी प्रो वेस्ट, प्रो अमेरिका, प्रो इंडियन लॉबीज जो वहाँ पे हार्डकोर अभी मौजूद हैं, चाहे वो पंजशेर वैली उन्होंने ओवर रेजिस्टेंस ओवर कर दिया, लेकिन अपना
مزار شریف ہو گیا, ناردرن الائنس کے کچھ کی لوگ ہو گئے وغیرہ وغیرہ, یہ لوگ تاجک اور ایتھنک گروپس, دیکھیں وہاں وہ ابھی بھی انڈر دی انفلوئنس آف دی امریکنز اور دی انڈین بڑا ان کا وہ ہے معاملہ. تو لہٰذا ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بڑے آرام سے گڈی گڈی ہیلو ہائی کر کے وہ طالبان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اٹ از کوائٹ پاسبل دیٹ دے مسٹ ہیو بین ٹولڈ کہ بھائی دیکھو ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ملے گی اور تم ان کو بالکل مت جوائن کرو, کہ تمہارا کیا بگاڑ لیں گے, کچھ نہیں کر سکیں گے. اچھا ٹھیک ہے, تو سو دے آر ناٹ جوائننگ بیکاز آپ کہتے ہیں دے ہیو بین فیولڈ بائی ادر کنٹریز اسپیشلی انڈیا, کوڈ بی. اچھا اس کو عبد الباسط صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ باسط صاحب دیکھیے یہ ایک طرح سے طالبان کا بھی فیلئر ہوگا, کیونکہ وہ مستقل جو اپنی نئی اپروچ دکھا رہے تھے اس میں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. یہ اپنی سوال جگہ ہے, یہ ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہتے لوگ, ان کے ساتھ مل کر نہیں چلنا چاہتے, اور پھر یہ جو ایک عبوری سیٹ اپ ہے یہ سوال اٹھیں گے کہ یو نو فار ہاؤ لانگ ول دس سیٹ اپ ریمین. ظاہر ہے یہ تو ایک عبوری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے 2-3 باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان کسی جمہوری عمل کے ذریعے حکومت میں نہیں آئے, کوئی ڈیموکریٹک ٹرانزیشن نہیں تھی افغانستان میں. انہوں نے فورن آکوپیشن کے خلاف پچھلے 20 سال سے جد و جہد کی, وہ ملیٹریلی اس میں کامیاب ہوئے, اور صرف ملیٹریلی نہیں بلکہ سفارتی اعتبار سے بھی جو انہوں نے, یا یو ایس نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا 29 فروری 2020 کو, وہ بھی ان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. تو جب طالبان کو انہوں نے ریکگنائز کر لیا امریکہ نے کہ دے آر دا گورنمنٹ ان ویٹنگ, کیونکہ ایشورنسز انہوں نے طالبان سے ہی اس وقت مانگی تھیں کہ آپ افغانستان کی ٹیریٹری کو استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے. تو پہلی بات تو یہ ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ طالبان اگر آئے ہیں تو ایک موومنٹ ہے, ایک اسٹرگل کے طور پہ آئے ہیں. جہاں تک انکلوسیو کا تعلق ہے, کیا انکلوسیونیس پچھلے 20 سال میں کیا جمہوریت رہی افغانستان میں. ایک وقت تو ایسا بھی آیا ستمبر 2019 کے انتخابات میں, صدارتی انتخابات میں, کہ ہمارے پاس افغانستان میں 2 صدور تھے, ڈاکٹر عبداللہ بھی صدر تھے اور ڈاکٹر اشرف غنی بھی صدر تھے. تو اگر جمہوریت کا یہی ہے تو پھر تو اللہ خیر کرے. انکلوسیونیس کیا, دیکھیے طالبان ابھی سیاسی پارٹی میں انہوں نے تبدیل ہونا ہے, ابھی وہ ایک نظریاتی موومنٹ ہے. اب وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ جس موومنٹ کے لیے اسلامک ایمریٹ افغانستان کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے اس میں وہ ایسے لوگ شامل کریں جو کہ ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے. افغانستان کوئی جمہوری ملک تو ہے نہیں, اس طرح ایک قبائلی کلچر ہے, ابھی ان کو وقت لگے گا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو انکلوسیو کا معاملہ ہے یہ ایک پلوائے ہے, یہ ایک گمک ہے تاکہ افغانستان کو انسٹیبل رکھا جائے. اگر آپ کو یاد ہو نادیہ, تو سوویٹ آکوپیشن, سوویٹ یونین کے ختم ہونے کے بعد وہاں آکوپیشن ختم ہوئی, بہت سے ایکارڈز ہوئے, پشاور ایکارڈز ہوا, مکہ ایکارڈز ہوا, اور اس کے نتیجے میں ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹس بنی. براڈ بیسڈ گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے, آپ انٹرا گورنمنٹ جو ہے رائولز رہتی ہیں. اور پھر فائنلی کیا ہوا, ہم نے دیکھا کہ برہان الدین ربانی سے ان کی ایک میعاد تھی 6 مہینے کی, انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کرنے سے انکار کر دیا, اور پھر فائنلی طالبان نے 1996 میں قبضہ کر لیا. اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ جو حکومت ہے افغانستان کی وہ ڈیلیور نہ کر پائے, وہ انٹرا جو گورنمنٹ ایک پرابلمز ہوتے ہیں وہ رہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن دنیا کچھ ممالک ایسے ہیں جو یقیناً یہ چاہیں گے, بھارت ہے, ایون یو ایس بھی ہے, کیونکہ جو گلوبل پالیٹکس ہے یو ایس اور چائنا کی, یو ایس کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ جو پلیٹر پہ رکھ کے افغانستان کو دے دے. تو ان کے لیے تو یہی ہے کہ افغانستان انسٹیبل رہے. پاکستان کو ذرا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اسکلفلی ان معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے. اچھا, میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی باسط صاحب, پاکستان کو کیا ہینڈل کرنا چاہیے وہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گی, لیکن آپ نے کیونکہ کہا کہ یہ ایک موومنٹ کے تحت آئے ہیں, یہ کوئی جمہوری پارٹی نہیں ہے, اسلامک ایمریٹس آف افغانستان, دیٹس واٹ دا کی گول از, اینڈ وی انڈرسٹینڈ دیئر آئیڈیالوجی آلسو. سو پھر جو لوگ ان سے اتفاق نہیں کرتے وہ کیوں ساتھ لے کر چلیں گے, اور وہی جو آپ نے براڈ بیس کی تو اس سے تو پھر یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اٹ ول نیور ہیپن, تو پھر ان کی ایکسیپٹنس کیسے ہوگی؟ نہیں دیکھیے, اس وقت طالبان کا اور پاکستان کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں, یہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں 6, ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن طالبان کو بہت جلدی مل جائے, وہ تو ملنے والی نہیں ہے. دیٹ از اے فور گون کنکلوژن.
क्वेश्चन ये है कि जो इस वक्त इमीडिएट कंसर्न्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं, तकरीबन 3 मिलियन अफगान इस वक्त इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, फिर गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, आया जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि देखिए और ऑप्शन क्या है आपके पास, तालिबान एक वाहिद फोर्स अफगानिस्तान में रह गई है जो पूरे अफगानिस्तान में कंट्रोल उन्होंने किया है, और कोई ऑप्शन है आपके पास? या तो ये है कि आप अफगानिस्तान को दोबारा सिविल वॉर की तरफ धकेलिए, और यही कुछ ममालिक कोशिश यकीनन करेंगे क्योंकि उनकी पॉलिसी यही है। पाकिस्तान को ज़रा थोड़ा सा एहतियात के साथ काम लेना चाहिए, और जो इंक्लूसिवनेस का मंत्रा है इसको थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि आप डॉक्टर अब्दुल्ला को शामिल करें, कारजाई को शामिल करें, ये लोग तो नामुमकिन है कि इस सेटअप में का हिस्सा बन सकें, वरना तो ये जो तालिबान की मूवमेंट है, जो फुट सोल्जर है, वो तो तितर बितर हो जाएगा। तालिबान को इस वक्त सूट ही नहीं करता ये, वो उनको सूट ये करता है कि एक वेल नेट हुकूमत उनकी बने, वो अपना एक प्रोग्राम उसमें दें। यकीनन हमें ये भी तवक्को नहीं करते कि तालिबानाइजेशन हो 90s की, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा तालिबान के लिए और पूरे इस खित्ते के लिए। हम समझते हैं कि जो तालिबान ने वाइब्स दी हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो बड़ी इनकरेजिंग है। अगर उनके और उनकी स्टेटमेंट्स और उनके एक्शंस के दरमियान मुताबिकत हुई तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाले अफगानिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर जो बातें बासित साहब आपने कही हैं उसी से स्पेशली द रिकग्निशन वाली जो बात है उस पर ब्रिगेडियर साहब ने तो खैर मुस्तकिल से वो कह भी रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, लेकिन ये कितना हमारे लिए सही होगा। और जो आपने इंक्लूसिव की बात कही, बिल्कुल ठीक कहा। हफ्ते तक हमको भी यही पता था कि पाकिस्तान बार बार बशमूल प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीवन सेड इंक्लूडिंग आवर फॉरेन ऑफिस कि हम इंक्लूसिव सेटअप चाहते हैं। सर्टनली अब ये इंक्लूसिव क्योंकि नहीं है, और उसकी बड़ी आपने रीजनिंग जो दी है, जो लॉजिक दी है, वो भी बिल्कुल ठीक है बासित साहब, लेकिन फिर इस पॉलिसी को हम अब किस तरह से चेंज करें या किस तरह से इसको विड्रॉ करें, बिकॉज जो ट्रॉइका वाला इजलास था उसके अंदर भी जो स्टेटमेंट है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने ना सिर्फ इसका जिक्र किया है बल्कि डेमोक्रेटिक सेटअप का भी, यानी दिस इज हाउ वी वांट अ पीसफुल डेमोक्रेटिक सॉवरेन अफगानिस्तान। लेट्स टेक अ ब्रेक से वापस आते हैं और इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, अब्दुल बासित साहब फॉर्म एम्बेसडर हमारे साथ हैं। बात हो रही है सुबूरी सेटअप की और इससे लिंक जो अब चैलेंजेस का सामना है उस पर बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले ब्रिगेडियर साहब, बासित साहब कहते हैं कि वी शुड आल्सो लाइक मूव अ लिटिल बैक फ्रॉम ये ऑल इंक्लूसिव, और उन्होंने बड़ा इसको तरीके से समझाया कि वाई, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तालिबान, और ये एक उनकी एक मूवमेंट है जिससे इन्होंने अपना जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान है उसे इस्टेब्लिश करना है। हैविंग सेड दैट, और कि ये कि आलमी बरादरी भी इतनी जल्दी इसको कोई ना लेजिटिमाइज़ करेगी ना रिकग्नाइज़ करेगी, और ये भी एक सोची समझी आप कह दीजिए उनका प्लान में से है। व्हाट अबाउट पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और या पाकिस्तान इंतज़ार करेगा रीजनल प्लेयर्स खुसूसन चाइना का? देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने ये इंक्लूसिव वाला जो है ना, मैं भी जब थ्रोट जब बातचीत चल रही थी 3-4 हफ्ते से, तो मुझे भी ये महसूस हो रहा था कि बहुत ज़्यादा हम इसको जो है ना इंक्लूसिव का मंत्रा जो है प्ले कर रहे हैं, स्पेशली क्योंकि ये सूट करता है उन पावर्स को जो कि जाहिर बात है तालिबान को कामयाब नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि कोई चीज़ 100% आइडियल या इस तरह की नहीं है, जिसमें मैं पहले सेगमेंट में कह चुका हूँ। लेकिन आज एक खबर ये आई है, मैं समझता हूँ कि ये दिस इज द वे आउट, और वो ये है कि कंडीशनल रिकग्निशन की बात अब सामने आ रही है। चीन ने भी इसके बारे में बात की है, रूस ने भी बात की है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को हर हालत में अगले 3-4 दिनों में अलॉन्ग विद एटलीस्ट चाइना एंड मे बी टर्की, 3-4 ममालिक को कंडीशनल, ठीक है अब उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल एक और आ गया कंडीशनल रिकग्निशन, तो अगर ऐसे को है तो कर लें, कंडीशनल रिकग्निशन दे दें उनको, ताकि एटलीस्ट दे सेटल डाउन और वो उनका जो रोड टू गवर्नेंस है वो शुरू हो जाता है। अदरवाइज अगर आपने ये ना किया, इंटरिम गवर्नमेंट को रिकग्नाइज किया और ये मामला को ऐसे ही रखा, तो फिर ना वो अनसर्टेनिटी खत्म होगी, ना वहाँ के तालिबान के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। अभी नाउ वी आर कंट्रोलिंग अफगानिस्तान एंड वी हैव टू रन द डे टू डे अफेयर्स, गवर्नेंस अभी हमारे हाथ में है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब जरा केयरफुल होना चाहिए एज टू व्हाट द डिजाइन्स आर ऑफ द वेस्ट। और ये अगर 11 तारीख को जिस हम सुन रहे हैं, अगर कोई बहुत बड़ा वहाँ पे
फंक्शन किया जा रहा है, मतलब इवेंट होने जा रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान शुड बी रिप्रेजेंटेड एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर, ताकि हम शो करें दुनिया को और बाकी लोग भी आए जो बिल्कुल लाइक माइंडेड हैं, चीन हो गया, रूस हो गया, टर्की वगैरह, कि देखें वी आर seriously want the situation to stabilize in Afghanistan. हम चाहते हैं कि ये तालिबान की गवर्नमेंट जो है बेशक इंटरम है, लेकिन इनको टाइम दिया जाए कि ये अपने आप को एस्टैब्लिश करें, कंसोलिडेट करें, अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अपने गवर्नेंस के मामला ठीक करें और अफगानिस्तान नॉर्मलसी की तरफ जाए। तो मेरा ख्याल है ये हमें करना चाहिए। अगर हमने वो ये देखा कि अमेरिका क्या बहादुर क्या कह रहा है, तो वो अपना यूरोप क्या कह रहा है, फ्रांस क्या कह रहा है, आई थिंक दैट विल नॉट बी गुड। तालिबान एक्सपेक्ट करते हैं कि इस इतने मुश्किल हालात में अगर उन्होंने पहला स्टेप उठाया है तो पाकिस्तान जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान शुड बी द ओनली कंट्री, ठीक है, रीजनल प्लेयर्स के साथ आप समझते हैं, लेकिन ये जो आपने भी जो कहा कि आप भी इस इंक्लूसिव सेटअप के हवाले से सोच रहे थे कि व्हाई वी आर सेइंग इट, लेकिन वाज कमिंग फ्रॉम राइट फ्रॉम द टॉप डाउन टू आवर एंटायर, मतलब हमारा तो बयानिया ये था। तो मतलब फिर तो ये हमें सोचना चाहिए कि कौन पॉलिसी बनाता है, किस तरह से हम ये अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने ब्रेक से पहले कहा था, we said it in the Troika conference also कि we are interested in a democratic, sovereign, stable, peaceful Afghanistan. डेमोक्रेटिक की बात ना करें, ये बासित साहब ने सही फरमाया, भाई इट इज एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, उनको को प्लेटर में तुमने रख के दिया ना काबुल, उन्होंने 20 साल की जंग लड़ी है, दे वर राइट, आप जो भी कहें कि वो जोरे बावजूद से आए हैं, जिस तरह भी आए वो आए हैं, देयर ग्राउंड रियलिटी। उन्होंने एक सुपर पाकिस्तान को आप कहते हैं, लेकिन तस्लीम कर लेना चाहिए। बासित साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक आपने गुज़िश्ता रोज देखा कि काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर जिस किस्म का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ, और जिस पे ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जब ऐलान भी कर रहे थे तो उन्होंने रद्द भी किया कि 20 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई अमल दखल है और पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं है, ये बात और फ़ौरन हमारा तस्लीम कर लेना। अब बहुत सारी और इसके साथ चीज़ें जुड़ी हैं। आपके ख्याल से हमें कितना केयरफुल होना होगा, स्पेशली व्हेन वी सी अ प्रोटेस्ट दैट टू आउटसाइड द एम्बेसी, कि हमें कहीं तो कुछ नज़र रखनी होगी, कुछ चेंजेस करने होंगे, वी मस्ट थिंक। नहीं, यकीनी तौर पे देखिए, जहाँ तक प्रोटेस्ट का ताल्लुक़ है ना, बहुत इन्वेस्ट किया गया है पिछले 20 साल में। तो अगर 200 ख़वातीन भी आ जाती हैं काबुल के और पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तालिबान को कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। मैं इस नैरेटिव से इत्तेफाक नहीं करता कि बस कुछ ख़वातीन अगर आ गई तो पूरे अफ़गानिस्तान की ख़वातीन यही चाहती हैं। मैं अफ़गानिस्तान 1900 मतलब मैं हर साल ही जाता रहा हूँ तकरीबन, और मैं जानता हूँ कि अफ़गानिस्तान का कल्चर है क्या, वहाँ लोग सोचते किस तरह हैं। तो ख़वातीन का भी इशू तालिबान आर एबल टू हैंडल। मिसाल के तौर पर आजकल यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने सब ख़वातीन जा रही हैं, पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटी ओपन है, काम हो रहा है। एक तरीक़ा कार ज़रा डिफरेंट यकीनी तौर पर होगा, लेकिन वो न सिर्फ इस्लाम बल्कि वो उनके कल्चर का भी यही हिस्सा है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये तवक्को रखें कि सब काम एक ही रात में ठीक हो जाएंगे, तो जो बहुत बड़ी ज़्यादती है मैं समझता हूँ। जहाँ तक देखिए इस बात का ताल्लुक़ है, रिकग्निशन का ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान को कब करना चाहिए, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। पहली बात तो कोई कंडीशंस हमें नहीं लगानी चाहिए, पाकिस्तान की तरफ से कोई कंडीशंस नहीं आनी चाहिए। मैं अगर समझता हूँ कि सिर्फ अगर चाइना और पाकिस्तान भी रिकग्नाइज़ कर लें, अकेला पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। अगर चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो वी इवन डू नॉट नीड रशिया, वी डू नॉट नीड ईरान, वी डू नॉट इवन नीड टर्की फॉर दैट मैटर इन माय ओपिनियन। अच्छा, अगर पाकिस्तान और चाइना रिकग्नाइज़ कर लेते हैं तो दैट वुड बी द एंड ऑफ द गेम फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं और ये मेरा मतलब बिल्कुल वेल कंसिडर्ड मेरा व्यू है कि हमें इसमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अगर 11 सितंबर को वहाँ पे वो इवेंट कर रहे हैं तो पाकिस्तान को भरपूर तरीके से वहाँ शामिल होना चाहिए। आफ्टर ऑल हमारे DGISI अभी अफगानिस्तान से होके आए हैं ना, ये तो नहीं है कि हमारे सारा इंटरेक्शन ख़त्म हो गया। हमने अपने उनके साथ एक इंटरेक्शन रखा हुआ है और हम दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल, क्योंकि इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के लिए। यू हैव टू डील विद दिस गवर्नमेंट। अगर आपने इसको भी रद्द कर दिया तो फिर अफगानिस्तान फिर उसी जो 20 साल होता रहा है वही होता रहेगा।
اگر ہم نے افغانستان کو اسٹیبلائز دیکھنا ہے, پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, پروموٹ کرنا ہے, تو اٹ از ٹائم ٹو ٹیک دا لیڈ rather than trying to build consensus build کرتے کرتے صدیاں گزر جاتی ہیں. اچھا, ایک وقت آتا ہے جب آپ کو لیڈ لینی پڑتی ہے, دنیا کو اپنے پیچھے لگانا پڑتا ہے ان کو, تاکہ وہ آپ کو فالو کریں, اور یہی وقت ہے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن کر کے ریکگنیشن اپنی اس گورنمنٹ کو دو. باسط صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, اسی سے آپ کی اسی بات سے ایک اور سوال نکلتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا ابتدا میں کہ امریکہ, انڈیا, یہ تمام وہ پلیئرز ہیں کہ جن سے ہمیں محتاط بھی رہنا ہے. recognizing along with China, do you not think we are going to draw a lot of not only وہ ایک بیانیہ جو ایک پروپیگنڈا والا ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا. It doesn't matter now, things are getting clearer in the sense کہ دیکھیے ہماری کبھی بھی یو ایس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ ڈپلومیسی میں زیرو سم گیم ہے, لیکن ہمیں ایک ورکنگ ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ بھی چاہیے, گڈ ریلیشن شپ. ہمارے 1 ملین لوگ وہاں رہتے ہیں, they are the living bridge between Pakistan and USA. But on the other hand, if you look at the US policies in this region, وہ سارے وہ کام کر رہا ہے جو ہمارے ڈائریکٹلی ہمارے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو امپنج کرتے ہیں, افیکٹ کرتے ہیں. انڈیا کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں, جو کوآڈ ہے, وہ کیا ہے, ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے خلاف ہیں. تو اگر ہم چائنا کے ساتھ مل کر کرتے ہیں تو چائنا اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ کسی سے چھپی تو نہیں ہے, وہ روز روشن کی طرح آیا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے اب نکل کر تھوڑا سا بولڈ انیشیٹیوز لینے پڑیں گے rather than to be apologetic about our policies. اوکے, میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں اور اسی گفتگو کو ذرا آگے لے کر بڑھتے ہیں. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے پس پردہ. ویلکم بیک. عبد الباسط صاحب, فارمر امبیسڈر, بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب اور قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. چیمہ صاحب, ہمارے دونوں محترم مہمان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایٹ لیسٹ الون نہیں تو اب جو عبوری سیٹ اپ ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے along with چائنا. اور باسط صاحب has gone to the extent saying کہ we should be bold about our policy rather than be apologetic. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ with the challenges now جو کہ افغانستان کو ہیں, looming challenges ہیں اقتصادی حوالے سے, ہیومینیٹیرین کرائسس کے حوالے سے, تو کیا یہ ریجنل پلیئرز بشمول ایران یہ مدد کر سکتے ہیں, یا ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے؟ دیکھیں, اس میں پاکستان کو بڑا کلیئر پالیسی لینی پڑے گی. وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ, برطانیہ اور جو یورپین اتحادی ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی لی تھی طالبان کے ساتھ وہ بیک فائر کر گئی, اور ہم امریکہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کے لیے طالبان کو اس طرح کی فیور نہیں دینا چاہتے جو ہم نے ماضی میں دی تھی. تو باسط صاحب صحیح کہتے ہیں کہ طالبان کی جو یہ ایک موومنٹ ہے, اور موومنٹ جو ہے اس کے اپنے خد و خال ہوتے ہیں, اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہاں پہ آ کر ہمیں ایک ریجنل اپروچ یا انٹرنیشنل اپروچ لینی چاہیے, کیونکہ چائنا کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے جتنا یورپ کا اور امریکہ کا انفلوئنس ہے. چائنا اور رشیا گو کہ اس وقت بڑے پاورفل پلیئر ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کو ساتھ رکھ کر, پاکستان کو ساتھ ملا کر کے ہم چائنا, پاکستان, رشیا, ایران, قطر, یہ کچھ انڈیپینڈنٹ اس طرح کا بلاک بنتا نہیں ہے, کیونکہ جو گلوبل انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس پہ امریکہ کا اور اس کے اتحادیوں کا کنٹرول ہے, جو کہ چائنا اور روس کا نہیں ہے. سو پاکستان کے اندر جو ہمارے عسکری حلقے ہیں وہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہمیں برطانیہ اور امریکہ کو کے ساتھ اپنی پوزیشن الائن رکھنی چاہیے, کیونکہ ہمارے ذاتی مسئلے بھی بہت زیادہ ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ وہ انگیجمنٹ رکھنا چاہتے ہیں. اور ہم افغانستان کے اوپر پچھلے 20 سال سے وہی پالیسی رکھے ہوئے ہیں جو برطانیہ اور امریکہ کی تھی آلموسٹ. تو ہمیں روس اور چین کے ساتھ اس وقت اگر ہم مل جاتے ہیں تو امریکہ شاید کہے گا کہ یہ ہمیں ڈچ کر گئے ہیں, انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور ہمیں ایک اور راہ ہم نے اختیار کر لی ہے. تو یہاں پہ ہمیں طالبان کو بھی انگیج کرنا ہے اور طالبان کو کنونس کرنا ہے کہ وہ ایک اس طرح کا انوائرمنٹ ڈیولپ کرے افغانستان میں جو امریکہ اور برطانیہ کو بھی سوٹ کرتا ہو, اور جس میں ہم بھی ایڈجسٹ ہوں, اور میرا خیال ہے طالبان اس کو کسی حد تک سمجھتے ہیں. اچھا, آپ اگری کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب جو بات چیمہ صاحب نے کہی ہے کہ ہم ڈچ نہیں کرنا چاہتے, مطلب یہ فیلنگ نہیں دینا چاہتے that we've abandoned the EU and you know the western bloc? دیکھیں
चीन के साथ हमारी एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ऑल राउंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और मेरा ख्याल है चीन और पाकिस्तान जो है, जो भी पाकिस्तान फैसला करेगा या जो हम फैसला करेंगे वो दोनों का इकट्ठा एक मुतफिका फैसला होगा, इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। अमेरिका जो है और जहां तक बाकी लोग, देखिए ये हारे हुए लोग हैं, इनको शिकस्त हुई है। आप जो शिकस्त खुर्दा लोग हैं, वो बिन डिफीटेड, आप कैसे उनका माइंडसेट समझ सकते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट विद द तालिबान एंड द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। वो तो 20 साल के बाद यहाँ पे अब तक सब कुछ खो के यहाँ से चले गए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए तालिबान ने एक इंडिकेशन दी है, उन्होंने कहा ये अबूरी सेटअप में चेंजेस जो हैं होंगी। इसका मतलब है कि दे आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि ये ऑब्वियसली इंटरिम है, अबूरी है, ये कोई इट इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। इसमें चेंजेस भी आएंगे और वो आई एम श्योर इफ दे आर वेल एडवाइज्ड तो वो चेंजेस आते रहेंगे। और दूसरी आपने जो प्रोटेस्ट की बात की, देखिए मैं तो इसको क्रेडिट समझता हूँ, ये तो तालिबान के हक में जाता है कि जनाब दुनिया कह रही है कि वो इतने ब्रूटल किस्म के लोग हैं, वो तो औरतों को ये कर देते हैं, वो कर देंगे और ये कर रहे हैं। जहां पे खवातीन जो हैं वो दिन दहाड़े प्रोटेस्ट करनी चाहिए, बेशक पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर, वो अंडरस्टैंडेबल है। CIA, रॉ और NDS की जो बाकियात हैं जो मौजूद है वहां पे, वो तो जाहिर बात है लोगों को इंसाइट करेंगे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएं, आप पाकिस्तान एम्बेसी के खिलाफ जो है वो जाके प्रोटेस्ट करें। और तालिबान अगर ये सब कुछ टॉलरेट कर रहे हैं तो दे आर शोइंग द वर्ल्ड। लेकिन फिर डिफरेंट वीडियोस भी तो आ रही हैं, वो भी आपकी नज़र से गुजरी होंगी, जहां पर अब एक तो ये बहुत फिल्टर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, जहां पर वो जर्नलिस्ट जो हैं उनको डिटेन करने की भी बातें हैं, खवातीन जो प्रोटेस्ट के लिए निकली उनके खिलाफ भी तालिबान ने एक्शन लिया, ये भी बातें हैं। ये सब भी तो इस सब पर भी मतलब यू वन थिंग ब्रिगेडियर साहब, आर वी सेइंग दैट तालिबान हैव लाइक कंप्लीटली चेंज्ड एंड दिस इज नॉट हैपनिंग, या हम कह रहे हैं हाँ ये हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा? कंप्लीटली चेंज नहीं है, लेकिन देयर हैज बीन अ डेफिनेट चेंज इन देयर माइंडसेट। वो देखें, वो खुद कह रहे हैं कि जनाब प्रोटेस्ट की इजाजत है, मोस्ट वेलकम, लेकिन इसके लिए आपको इजाजत लेना पड़ेगी और हम उसको डेजिग्नेटेड और आपको बताना होगा कि कौन से एरियाज हैं जहां पे आप जाके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आप प्रोटेस्ट करें। अब देखिए, अगर उन्होंने खवातीन के बारे में कुछ ड्रेस रेगुलेशन वहां किए, पाकिस्तान में भी खवातीन के बारे में अप टू सर्टेन एक्सटेंट देयर आर ड्रेस रेगुलेशन हमारे मास्टर में, हमारे रिलीजन में। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, इस्लामाबाद ने जो स्कूल टीचर्स के साथ किया वो किसी और दिन में बहस रख लूंगी, लेकिन क्योंकि कम वक्त रहता है तो इसलिए जरा अब्दुल बासित साहब से मैं जानना चाहूंगी। अब्दुल बासित साहब, ईरान का रोल आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज उनकी जो स्टेट मीडिया है, जिस किस्म की खबरें पाकिस्तान के हवाले से आ रही हैं, आई रियली वांट टू नो कि जब हम कहते हैं कि यू नो वी माइट जस्ट एंड अप हैविंग ए न्यू सफबंदी जो है वो नई हो रही है, उसमें ईरान को देख रहे हैं आप? नहीं, ईरान इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, नेबर है, लेकिन देखिए ना, ईरान का भी जहाँ तक मामला है, अभी वहाँ पे इंतखाबात हुए हैं, अहमदीनेजाद से लेकर जहांगीरी तक बहुत से लोगों को इंतखाबात लड़ने नहीं दिया गया, तो उनकी जमहूरियत के बारे में बहुत से सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन हम उस बहस में चले नहीं जाते। लेकिन ईरान जो है उसको ऑब्वियसली अफगानिस्तान अगर स्टेबलाइज होता है, पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ते हैं, हमारा गवादर डेवलप होता है, एक सेंट्रल एशिया का रूट हमें मिलता है, तो जो भारत का एक था कि चाबहार को डेवलप करें, कि हम सेंट्रल एशिया के एक्सेस लें, ज़रान दिलाराम जो रोड है उन्होंने बनाया, पूरा बड़ी इन्वेस्टमेंट की है भारत ने उस साइड पे, ताकि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लिए इररेलेवेंट कर दे। तो और ईरान इस वक्त जो है हमें मतलब ठीक है उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, लेकिन हमें उनसे सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि आपने स्टेटमेंट किस बुनियाद पे दी, पंशीर के हवाले से। दूसरी बात जो कमर चीमा साहब कर रहे थे, देखिए सफारतकारी में हम सब समझते हैं कि कोई चीज़ भी आइसोलेशन में नहीं होती, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड होती है, और यही सफारतकारी का कमाल है कि आप मुख्तलिफ चैलेंजेस में अपने के विन विन सिचुएशंस क्रिएट करें। कोई भी ये नहीं कह रहा कि आप अपने जो ब्रिजेस हैं वो बर्न करके बैठ जाएं और एक तरफ हो जाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान एक बड़ा अहम मुल्क है और उसको अपनी अहमियत का एहसास होना चाहिए। जब ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें ठीक नहज पे चल पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। बासित साहब, जब आप हों तो डिप्लोमेटिकली बड़ी चीज़ें समझ में भी आ रही होती हैं, और आपका एक अपना जाहिर है कि ये पूरा जो आपका करियर है इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। ब्रिगेडियर साहब ने भी जो बातें कही और कमर चीमा साहब ने भी कही, बट द टाइम्स आर नॉट एज स्मूथ एज वी थिंक दे आर। हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखना होगा, जाहिर है, और यही फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिविटी भी होती है।
और बासित साहब ये भी ये कहते हैं, ब्रिगेडियर साहब भी ये कहते हैं कि अभी बड़ा नया सेटअप है, कुछ दिन देने चाहिए, कुछ वक्त देना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि आगे आगे क्या होता है। बट रिकग्निशन में हमें पहल कर देनी चाहिए चाइना के साथ मिलकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।